हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर नेट जेआरएफ 2021। हमारी एमसीक्यूज सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स को कवर किया है और आगे भी कवर करता रहूँगा बिकॉज एग्ज़ाम्स अब बहुत ही नज़दीक हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पता भी चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, एज वेल एज आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितने स्कोर मिले। बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे पीएचडी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ। एंड दीज एमसीक्यूज़ आर ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। और ये मैंने सारे 2020 के क्वेश्चंस लिए हैं बिकॉज 2020 के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फॉर अक्टूबर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो क्वेश्चन हैं ये मैंने लिए हैं नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक से। आप रेफ़र कर सकते हैं उस बुक को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पर्सनलाइज्ड एंड कॉन्टेक्चुअल references are permissible in which type of reporting of researches? जिसमें हम पर्सनल लेवल पे जो है पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इनमें से किस रिसर्च में करते हैं हम? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च या फिर सर्वे बेस्ड रिसर्च? सबसे पहले अपन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर देते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पे तो किसी प्रकार का पर्सनलाइजेशन और कॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, राइट? तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। सर्वे बेस्ड रिसर्च में हम क्या करते हैं? सर्वे बेस्ड रिसर्च बेसिकली हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं। इसमें हम क्वेश्चनर्स वगैरह बनाते हैं और रिस्पॉन्डेंट से उसको फिल करवाते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज एथनोग्राफिक रिसर्च में हम क्या करते हैं? एथनोग्राफिक रिसर्च में हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट से इन कल्चरल सेटिंग्स। इज़ इट क्लियर? और फिर हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं किस तरीके से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में, और फिर अपन उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। ये हम किसके अंदर करते हैं? ये करते हैं हम एथनोग्राफिक रिसर्च में। सो ethnographic research is the correct answer. Next question, when we perform an experiment then the set S of all possible outcomes is called the sample space. Statement 2 है, any superset of sample space is called an event. ये दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कुछ ना कुछ आपको नॉलेजेबल भी मिलेगा, इसलिए वीडियो ज़रूर देखा करिए। क्या पता इन क्वेश्चंस को वापस से मोल्ड करके
2021 में क्वेश्चंस बन जाएं, इसलिए 2020 के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन अगर बात करें स्टेटमेंट 1 की, तो स्टेटमेंट 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, और सैम्पल स्पेस को हम कैसे डिनोट करते हैं? सैम्पल स्पेस को हम डिनोट करते हैं विद द लेटर एस। इज इट क्लियर? और रही बात स्टेटमेंट 2 की, तो ये स्टेटमेंट 2 में छोटा सा जो है एक गलती है, वो ये है एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, नॉट सुपरसेट। यहाँ पे बस सुपर सब की जो है डिफरेंस है। एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 1 जो स्टेटमेंट है वो आपको सही एक्सप्लेन कर रहा है, बट सेकंड में सबसेट होना चाहिए तब वो सही होता, गलती से सुपरसेट लिखा हुआ है, इसलिए हम स्टेटमेंट 2 को रॉन्ग कहेंगे। इज इट क्लियर? इसका एग्जांपल होगा टॉसिंग अ कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड इन एम्पेरिकल रिसर्चेस? एम्पेरिकल रिसर्च में इनमें से कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? इंडक्टिव मेथड, इनिशिएटिव मेथड, डिडक्टिव मेथड या फिर साइंटिफिक मेथड? इसका करेक्ट आंसर है साइंटिफिक मेथड, बिकॉज एम्पेरिकल रिसर्च होता क्या है? एम्पेरिकल रिसर्च जो है ये बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फिनोमिना, जो कि एक्सपीरियंस करते हैं रिसर्चर्स इन रियल लाइफ सेटिंग्स। इज इट क्लियर? हम कई बार रियल लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उस एक्सपीरियंसेस को हम जो है चेक करते हैं, उसको हम एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं अगेंस्ट अ थ्योरी और हाइपोथेसिस जो ऑलरेडी बना हुआ है। इज इट क्लियर? और जब हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो वो होता है एम्पेरिकल रिसर्च। आपको पता होना चाहिए एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है। वैसे मैं आगे जाकर के एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आज ही बनाऊंगा, एम्पेरिकल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर? तो बस स्टे ट्यून्ड, मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एम्पेरिकल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है साइंटिफिक मेथड, बिकॉज साइंटिफिकली हम क्या करते हैं? साइंटिफिकली हम जो है रियल लाइफ सेटिंग्स में चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसको जो है कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसी थ्योरी या हाइपोथेसिस से। इज इट क्लियर? सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following research focuses on enhancing the corpus of knowledge in a given field? कौन सा ऐसा रिसर्च है जो नॉलेज को एनहांस करता है? इसमें अगर एक्शन रिसर्च की बात करें तो एक्शन रिसर्च जो होता है वो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता है। इज इट क्लियर? और इवैल्यूएटिव रिसर्च जो होता है ये इवैल्यूएट करता है, सपोज कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आया है और हमें जानना है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आया, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ लेके आया, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, हम उस पॉलिसी को इवैल्यूएट करेंगे। इज इट क्लियर? तो वो हुआ इवैल्यूएटिव रिसर्च। नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में जो भी हमने फंडामेंटल रिसर्च में नॉलेज फॉर्म की है, जो भी हमने थियोरी बनाई है, उसको हम अप्लाई करते हैं बाय क्रिएटिंग हाइपोथेसिस। और फंडामेंटल रिसर्च क्या है? फंडामेंटल रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? फंडामेंटल रिसर्च जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम नॉलेज को एनहांस करते हैं, बिकॉज इसमें थ्योरीज वगैरह फॉर्म होती हैं विच विल रिजल्ट इन एनहांसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फंडामेंटल रिसर्च इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज फैक्टर रिसर्च लाइज इन टर्म्स ऑफ। एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है? सिलेक्शन ऑफ सैंपल, कॉजल कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यूज ऑफ रिसर्च टूल्स, या फिर कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, उसका इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है,
अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से उसको कंपेयर करें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कंट्रोल, रैंडमनेस एंड मैनिपुलेशन तीनों चीज़ें देखते हैं। तीनों चीज़ें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में शामिल होती है, वेयर एज एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में मैनिपुलेशन की कमी होती है। इज इट क्लियर? और यही बन जाता है दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस। सो कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the characteristics of a good sample in research? एक गुड सैंपल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? इसमें अगर अपन बात करें फर्स्ट की, रीडिली एक्सेसिबल, जरूरी नहीं है कि जो हमारे को आसानी से मिल जाए वो एक अच्छा सैंपल है। दिस इज नॉट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सही है, सैंपल रिप्रेजेंट करना चाहिए एंटायर पॉपुलेशन को। सर्विंग द पर्सनल कंसिडरेशंस ऑफ द रिसर्चर, जो मैं चाहता हूँ उसको डेफिनेटली वो मीट आउट करे, ऐसा सैंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी आपके पर्सनल कंसिडरेशंस को कंसिडर नहीं करना है अगर आप एक अच्छा सैंपल चाहते हो तो। सो सी इज़ नॉट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और ए भी करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी इन अप्रॉक्सीमेटिंग दी पैरामीटर्स, प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, बायसनेस से उसको बिल्कुल दूर रहना है। एक गुड सैंपल का एक बहुत अच्छा उदाहरण ये हो सकता है। सो बी, डी एंड ई, इसके अकॉर्डिंगली सेकेंड ऑप्शन में है ये बी, डी एंड ई, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड? ये स्टेप्स हैं, आपको सही तरीके से इसे लगाना है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, कई बार स्टेप्स पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आए हैं और इस बार भी आए हैं, इसलिए दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फेल्ट नीड विच इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम हमें लग रही है, दिस इज़ द प्रॉब्लम, हमें वो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस हुई, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है बी। उसके बाद हमने उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने फॉर्मुलेट किया, उससे पहले हमने उसे आइडेंटिफाई किया। इज इट क्लियर? सो सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन। देन नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, फिर हमने हाइपोथेसिस को बनाया, नल एंड ऑल्टरनेटिव। उसके बाद हमने कलेक्ट किया डाटा एंड देन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो करेक्ट क्या बन गया? B, C, A, E and D. Is it clear? So this was the session on most important MCQs on research aptitude. बहुत important थे ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें हमने नई सीखी भी which will help you in getting good marks in NET JRF 2021. पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। और कोई और क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।